क्लास में हमने शुरू करा था फॉर्मल चार्ज, हमने निकालना सीख लिया था। हमें आज 2-3 टॉपिक पढ़ना है और इसके बाद अगर वो टॉपिक आज पढ़ाने में कामयाब हो गया तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है और उसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। पूरी केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। चलिए, आयनिक बॉन्ड, आपको याद होगा जब भी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को पूरी तरह से डोनेट कर देता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लस माइनस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लस माइनस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पास पास आ जाते हैं और इसी फोर्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली सॉलिड में होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई भी आयन फ्री नहीं है तो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट क्या होगा, जैसे ही आप इसको पानी में डाल देंगे तो पानी क्या करता है, इस प्लस और माइनस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है। इसको हम बोलते हैं इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? मोटे मोटे शब्दों में ये समझ लीजिए कि इस फोर्स को कम करने की ताकत है ना, इलेक्ट्रिक या यूं कहो कि आयनिक बॉन्ड को वीक करने की ताकत, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 81 होता है, यानी कि ये प्लस माइनस के बीच में लगने वाले आयनिक बॉन्ड को 81 टाइम्स कम कर देगा। अगर 81 टाइम्स कम कर दिया तो ये आयन अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। अब इस वाटर के अंदर हमें फ्री आयंस मिल गए, तो अब ये कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अब ये मोल्टन स्टेट क्या होती है, इस सॉलिड को हाई टेम्परेचर पर हम पिघला देते हैं, उससे भी हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड अलग अलग हो जाएगा और ये आयंस फ्री हो जाएंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाई सॉल्यूशन में ये सब। चलो लिख लीजिए इसको, ये आपके पास बेसिक नॉलेज हो गई। और बात समझते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज मैं पढ़ा देता हूं कि आप समझिए कि ए और बी, ए अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि ए इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे, इसलिए ए की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। बी इस इलेक्ट्रॉन को इजीली ले ले, इसलिए इसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इसका लव फॉर इलेक्ट्रॉन हाई होना चाहिए, तो ही ये आयनिक कंपाउंड बना पाएंगे। जनरली ए जो होता है ये मेटल होता है और बी जो होता है जनरली नॉन मेटल होता है, तो आपके पास आयनिक बॉन्ड अच्छे से बन जाते हैं। ये भी लिख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, जो कि मेटल्स की होती है, आपको पता ही है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी उनकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। आइए और समझिए, सपोज कीजिए सोडियम की बात करते हैं। सोडियम नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलता है और क्लोरीन नेचर में गैसियस स्टेट में मिलती है। मुझे बनाना है NaCl का क्रिस्टल। मैं आऊंगा बाद में ये क्रिस्टल क्या वर्ड यूज करा मैंने। तो सबसे पहले मेरे को आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी पड़ेगी, क्लियर? बट आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें यह आया था
कि 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात होती है। तो ये तो सॉलिड है, गैस तो है ही नहीं, तो अभी आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं दे सकते, इसको पहले गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा, जिससे इसके एटम अलग अलग हो जाएंगे, और जो आप एनर्जी दोगे उस एनर्जी को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, इसको आप H से बता दूं या एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, जो आपको लगे वो देख लीजिए। अब ये गैसियस स्टेट में आ गया, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो अब आपको देना पड़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये सोडियम प्लस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मुझे Cl माइनस आयन चाहिए, और Cl माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम 1 मोल आइसोलेटेड के लिए यूज करते हैं। तो ये 2 एटम है, तो पहले तो इनको हटा करके हम 2 क्लोरीन आयन बनाएंगे, और यहां पे भी इसको हम हटा देंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। या यूं कहो कि क्लोरीन का ये बॉन्ड हमें तोड़ना है, तो इसी को हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, तो हम इसको कर देंगे आधा, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, बट कैलकुलेशन में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 क्लोरीन चाहिए, इससे तो हमें 2 क्लोरीन मिल गई, हमें तो सिर्फ 1 चाहिए, तो इसको हम आधा कर देते हैं। अब इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इस बार एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, इस बार एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अब हमारे पास बन गया है Cl माइनस एक लेयर में। अब ये Na प्लस और Cl माइनस एक क्रिस्टल में बंध जाते हैं, बात करूंगा, और NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। जब ये बंध जाते हैं तो भी इसमें से एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसको हम यू से बताते हैं कि सर ये क्या मतलब, कैसे बंध जाते हैं, मैं बताता हूं। NaCl का अगर आप क्रिस्टल देखेंगे, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि इस तरह से क्लोरीन जो है, अगर मैं क्लोरीन बनाऊं तो क्लोरीन इसके कॉर्नर्स पे रहता है, प्लस हर एक फेस के सेंटर पर होता है। तो इस तरह से अरेंज होता है क्लोरीन। और सोडियम आयन की बात करूं तो सोडियम आपके पास यहां मिलेगा, हर एक एज के सेंटर पर, और एक यहां पर। तो मतलब इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वहां पर आकर के ये बंध जाते हैं, और जैसे ही एक एक करके पास आकर जुड़ते जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ये स्टेबल हो जाएगा। याद रखिए, किसी भी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है तो इसका मतलब है वो सिस्टम स्टेबल होता जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल पूरे एंथैल्पी चेंज की बात करें तो हमने क्या क्या करा है टोटल, पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसको हम SE से बताते हैं, इसको हटा दीजिए, ये ज्यादा बेटर सिंबल लग जाएगा। सब्लिमेशन एंथैल्पी, सॉलिड से गैस में बनाने के लिए। आइए, अब इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ है। हमने इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी दी है, हमने इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है, हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है उसका आधा। ये एनर्जी बाहर रिलीज हुई है, तो मैं यहां लिखूंगा रिलीज होने वाली एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से बताते हैं, तो माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी भी बाहर निकली है, तो इसको भी लिख देंगे माइनस U, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, बट आपके लेवल पर नहीं बनेगा। इसको हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल।
बट 11th क्लास में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ता, मैंने करे हुए इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ये एनर्जी दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोल देगा लैटिस एंथैल्पी पता करो। मैं क्वेश्चन में अगर ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने दे दिया इलेक्ट्रिक की भाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी -10 है, तो सिर्फ आप 10 रखना यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। खैर 11th के लिए सिर्फ इतना काफी है कि सोडियम आयन क्लोराइड आयन मिल करके इस तरह से लैटिस बनाते हैं, जो ये सॉलिड है, एक्चुअली सॉलिड है, तो एनर्जी जो निकलती है इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। चलिए साहब, तो ये था हमारे पास आयनिक सॉलिड। हेडिंग डालिए रेजोनेंस। हेडिंग डालिए रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की असली वाली फील आपको आएगी तब जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। यहां पर इतना फील नहीं आता रेजोनेंस का, क्योंकि हम रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स बनानी नहीं सिखाते यहाँ पे कोई खास। चलिए, आपको याद होगा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो साइंटिस्ट है, इन्होंने पहले रिसर्च करी और एक कहता है कि बेंजीन का फॉर्मूला ये होगा, स्ट्रक्चर ये होगी, एक कहता है नहीं दीवार था, डेवर करके था एक साइंटिस्ट, वो कहता है नहीं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बेंजीन के दिए गए, ये केकुले ने दिया था, ये और ये डेवर ने दिया था। तो ऐसे करके लोग बाग अपने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो उनके पास रिजल्ट्स आते गए, उस हिसाब से वो लोग अपनी अपनी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते गए। बट रियलिटी क्या थी वो देखिए। बेंजीन में अगर हम कार्बन एटम को इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, इनमें एक एक हाइड्रोजन साइलेंटली लगा हुआ है, मैंने बनाया नहीं है, ऐसा समझिए आप। तो अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, जिसको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो यार डबल बॉन्ड की बात करते हो, इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट प्रैक्टिकल कुछ और बात कह रहे थे। हमारे लिए इस कार्बन की और इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ और इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और जो इसकी है वही इसकी है, जो इसकी है वो इसकी, मतलब इन 3 पाई बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ इतनी आनी चाहिए और इतनी बॉन्ड लेंथ इतनी आनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट इसको प्रूफ नहीं करता। एक्सपेरिमेंटली ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअली 1.40 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। न ये आया न ये आया। तो ये माना गया कि बेंजीन बेसिकली इस स्ट्रक्चर से भी मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इस स्ट्रक्चर से भी, यानी कि बेंजीन की प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसलिए हमने ये माना कि बेंजीन इससे भी, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं कि ये दोनों बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और रिजल्ट ये कहता है कि बेंजीन का जो मेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें ये जो पाई बॉन्ड है वो एक बार अगर इधर है तो अगली बार ये इधर आ जाएगा, फिर ये आगे और घूमेगा और घूमेगा। इसलिए हम यहाँ पे गोला बना दिया करते हैं। इस गोले का मतलब है कि ये पाई बॉन्ड जो है पूरे कार्बन पर इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर पर घूमता रहता है, और इसी की वजह से 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे बॉन्ड 1.40 एंगस्ट्रॉम के हो जाते हैं, न 1.54 न 1.34। तो इसका मतलब अगर मैं रेजोनेंस को डिफाइन करना चाहूं, डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि लिखा हुआ है आपके पास, बट सुन लीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि जब किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी
उसकी कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो उस मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ माना जाता है। और वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या केकुले स्ट्रक्चर्स कहलाती है, सॉरी, और कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। और वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से रेजोनेंस की बातें करने लग गए कि ये सारी स्ट्रक्चर आपस में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, और दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। बना लीजिए इसको। हाँ बेटा, यहाँ पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है एक तरीके से एवरेज है दोनों। हाँ, कह सकते हो। तो वही तो कह रहा है कि डबल बॉन्ड ना यहाँ है ना यहाँ है, फिर ये इधर है, फिर ऐसे मिलता है। चलिए साहब, तो ये बेसिक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। किसकी बनानी है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक की यहां पर नहीं बनाएंगे, वरना आपके पसीने निकलने लग जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम इनऑर्गेनिक की बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उसका एक फायदा ये होता है कि हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाता है। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर हमारे साथ सिलेबस में नहीं होगा, तो लिखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। सबसे पहले आपको जो लास्ट क्लास में सिखाया था उस हिसाब से कार्बोनेट आयन की एक स्ट्रक्चर बनाइए। आप मुझे बना के देखिए कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। चलिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऑक्सीजन होता है बेटा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड से जुड़ता है और इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो इस पर माइनस चार्ज आता है। क्लियर? मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड ज्यादा बनाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आता है। मैंने आपको ये भी सिखाया था। ये ऑक्सीजन के जुड़ने के तरीके हैं। मैंने नाइट्रोजन का बताया था कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। अगर ये एक बॉन्ड कम बना रहा है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। अगर ये एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। ये मैंने मोटा तरीका मैंने आपको सिखा रखा था। सल्फर जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए सल्फर 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो अपना ऑक्टेट ये 1 2 3 4 5 6 तक अपनी वैलेंसी को फैला सकता है। इसी तरह फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, लेकिन अगेन इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कि सर हमें कैसे पता लगेगा वैकेंट डी ऑर्बिटल? मैंने आपको सिखाया था कि पहली वाली लाइन जो है इसमें किसी के पास नहीं होता। बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां नंबर फ्लोरीन, इनमें से किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इनके नीचे वाले क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो जिसकी वजह से फास्फोरस क्या कर सकता है, 3 के बाद में 2 बॉन्ड और बना सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर बनाते समय। और एक दो स्ट्रक्चर मैंने आपको रटवाई भी थी। एक CO का स्ट्रक्चर रटवाया था, याद होगा आपको, है ना शिव? ऐसा करके ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर रटवाया था। एक मैंने NO का स्ट्रक्चर रटवाया था। NO का स्ट्रक्चर कैसा था? कैसा था हर्षित? NO का स्ट्रक्चर कैसा था? देखना एक बार, मैंने कहा था मैं भूल जाऊंगा तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में थे और नाइट्रोजन के 2। अच्छा, मतलब यही थी ना, मतलब 2 ही बॉन्ड थे ना? यस सर। हाँ बस ठीक है, बस यही था। ये इलेक्ट्रॉन तो मैं बना देता। हाँ, तो ये 2 स्ट्रक्चर्स थी जो मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिए, वरना जिंदगी तमाम हो जाएगी, बना नहीं पाएंगे। तो ये मेरा बेसिक पिछले क्लास का था, जो प्रज्ञा की वजह से मैंने रिवाइज करा दिया। जल्दी लिख ले बेटा इसको। प्रज्ञा, आवाज आ रही है मेरी?
चलो ठीक है सुमित, तुम भी, हाँ तुम तो थे पिछली क्लास में। प्रज्ञा, सर अगर हमें नाइट्रोजन NO का आयन दे दिया जाए तो बता आयन, बता कौन सा? NO पॉजिटिव या NO नेगेटिव? एनो नेगेटिव, एनो नेगेटिव दे देगा बेटा। वैसे एनो नेगेटिव कोई आयन होता नहीं, तूने मर्जी से मत बना चले। ये ले एनो नेगेटिव, पर होना भी तो चाहिए ना नेचर में, मर्जी से। अगर कोई दूसरा आयन हाँ तो वो आयन देंगे ना, आजा देखते हैं भी, आजा। जैसे ये आइए कार्बोनेट आयन, अब कार्बोनेट में 2 माइनस है, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का माइनस, एक ऑक्सीजन का माइनस, तो कार्बन से आप 2 ऑक्सीजन तो ऐसे जोड़ दीजिए सिंगल सिंगल, ताकि इन पे माइनस आ जाए। अब कार्बन 2 बॉन्ड और बना सकता है, इसलिए ये 2 बॉन्ड आ गए। क्लियर? ये हो गई हमारे पास कार्बोनेट की स्ट्रक्चर। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना, एक बार ये डबल बॉन्ड यहां है ना, एक बार ये डबल बॉन्ड इसमें बना दीजिए, एक बार इसमें बना दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके बना दीजिए, और एक बार इधर बना दीजिए। बस हो गई स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को 2 साइडेड एरो से बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बनाने तो इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, मैं बनाता नहीं इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास, जो शेप होगी ऐसे 3 लाइंस, ये इसी शेप में रहेंगी। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही बनाना बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में। अभी आप शेप में ऐसे ही बना दीजिए। आइए, माइक की वजह से वॉइस नहीं जा रही, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गया था यार। आइए, मैं यहां पर एक फॉर्मूला दिखा देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला एक आता है, टोटल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स in all the resonating structure divided by number of resonating structures। क्या मतलब, मैं बताता हूं। आप कोई भी 2 एटम सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने इनको सेलेक्ट करा। अब टोटल बॉन्ड कितने इसमें, 1 2 3 4 बॉन्ड टोटल है, और कितनी स्ट्रक्चर्स में है, 1 2 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। अब मेरे को यार ये फॉर्मूला सही तो है ना, बॉन्ड ऑर्डर ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं है, 11th में नहीं पूछेगा आपसे ये, बट लिख लीजिए ऐसे ही। अगर आपने कोई अच्छी सी बुक सोल्व करी तो उसमें पूछ लेगा, तो ध्यान रखना। बेसिकली कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये थी, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, इन सबको मिलाकर के एक फाइनल एवरेज स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मुझे पता है 3 ऑक्सीजन है। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड एक बार यहां है, एक बार यहां है, और एक बार यहां है, तो तीनों जगह डॉटेड डॉटेड डबल बॉन्ड बना देता हूं मैं, ए से करके ए से बना दिया, हो गया डबल बॉन्ड हो गया। अब कितना नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये 2 नेगेटिव चार्ज तीनों एटम पे घूम रहे, तो -2/3 -2/3 और -2/3 चार्ज, और ये स्ट्रक्चर बना दी मैंने पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। तो ये हो गया इन तीनों स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये 2 साइडेड एरो से दिखाई जाएंगे दोनों, है ना। NO3 -1 बनाइए जरा इसका।
स्ट्रक्चर बड़ी चीज है इसमें। आइए, अब मैंने कहा यार NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बना रहा है, -1 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके -1 तो आ जाएगा। बट मैंने आपको ये भी बताया नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो आपने ऑक्सीजन का ऐसा बना दिया, बड़े एक ऑक्सीजन तो और जोड़नी है, वो कैसे जोड़ोगे? अब वो ऑक्सीजन जोड़ने के लिए आप इसके दो तो बॉन्ड बना नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल मिला के 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, यानी कि आप मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, अपना ऑक्टेट 4 तक फैला सकता है। बट अगर आप ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हो तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? -1, और नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया, 1 2 3 4, तो इस पे आ जाएगा +1। अब ये देखिए बैठ गया संतुलित, हो गया पूरा, -1 ही आ रहा है ना, ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे तो -1। तो ये होता है हमारे पास नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। अब क्या करना है? एक बार डबल बॉन्ड इसमें बना दो, एक बार इसमें बना दो, हो गया काम। बस इस तरह से आपको खेलना है। बन गया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। डबल बॉन्ड तीनों पे घूम रहा है, इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, और टोटल कितना चार्ज है? -1, और ये -1 चार्ज तीनों एटम पे घूम रहा है, तो -1/3, -1/3, -1/3। आइए एक और बनाइए और उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके स्कूल में पूछ सकता है। CO2 का रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। अब आपको पता ही है CO2 ऐसा बनता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अब CO2 के साथ दिक्कत क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये होनी चाहिए 121 पिकोमीटर की, ठीक है। और अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन की ट्रिपल बॉन्ड की मानते हैं अगर इनके बीच में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए आपके पास 110 पिकोमीटर। बट एक्सपेरिमेंट कहता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ये दोनों होती ही नहीं, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 115 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि CO2 भी इस एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, और इसकी जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक होगी ये वाली, और एक ही ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये याद करना पड़ेगा आपको। ये सिंगल बॉन्ड है, इसने माइनस, इसने प्लस, इसने एक बॉन्ड ज्यादा बना रखा है ना, तो इस पे आएगा प्लस। सॉरी, कार्बन के तो 4 ही है ना। इलेक्ट्रॉन बनाना है, इलेक्ट्रॉन बना लो। कैसे बनाओगे देखना जरा। इसके बाद 6 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 5 6, और इस माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रहा, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मुझे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 प्लस आ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका डिलीट मार दो। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है CO2। हाँ, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है ना यार, तो प्लस आ गया। बट इनमें से ये सारी स्ट्रक्चर एक साथ को एग्जिस्ट करती है, कोई एक नहीं करती है। चलिए साहब, हेडिंग डालिए डाइपोल मूवमेंट।
डाइपोल मोमेंट सर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बना ले। तीसरा बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है। बस हाइब्रिड के हिसाब से दोनों साइड डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन सेकंड वाले उसमें तो एक बॉन्ड है। यहाँ पर यस सर। देख टोटल मिलाकर के यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पे कितने हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 2, तो कौन से वाले को मानेगा बता। मैक्सिमम 3 है ना, 2 तो दिखे रहे, तो एक मैंने डॉटेड बना दिया। अगर एक साइड 3 होगी तो दूसरी साइड 1 होगा ना। क्या क्या क्या? अगर एक साइड 3 बॉन्ड होंगे कार्बन हाँ में तो दूसरी साइड 1 होगा। हाँ, तो मैंने भी तो बोल। यहाँ पर तो हमारे पास 2 रहेंगे। अरे तो अच्छा, अब यहां तो नहीं बोला था तू, यहां तो तूने चुपचाप ले लिया था कि ये है, ये है, और जब मैंने इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनाया तब नहीं बोला तू कि सर एक बार पाई बॉन्ड इस पे है तो इस पे नहीं है, यहां तो आपने दोनों पे बना दिया, तब नहीं बोला था। है भाई तो ऐसे मत कर। हरिंग डालिए। डाइपोल मोमेंट क्या चीज है ये देखते हैं। डाइपोल मोमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। पहले मैं डाइपोल मोमेंट समझा दूं कि बेसिकली डाइपोल मोमेंट होता क्या है। कहते हैं कि जब दो चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो जाती है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं 2d मान लूं तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। क्लियर। और डाइपोल मोमेंट यहां पे हम म्यू से बताते हैं, इसका फॉर्मूला दिया जाता है Q इंटू 2d। ठीक है, ओके। और इसकी यूनिट दी जाती है कूलम इंटू मीटर, और एक और यूनिट इसकी दी जाती है डिबाय। कहते हैं 1 डिबाय इज इक्वल टू 10/3 इंटू 10 की पावर -30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कूलम इंटू मीटर होता है। ये सेंटीमीटर मत पढ़ जाना, ध्यान रखना। इसीलिए C बड़ा बना है और M छोटा बना है, वरना आज से 2 महीने बाद पढ़ोगे तो सेंटीमीटर ही पढ़ाई में आएगा ये, अगर आपने इन दोनों को ऐसे बना दिया तो। फिर आप बोलोगे सर सेंटीमीटर कैसे यूनिट हो गई इसकी। चलिए, अब बेसिकली इस चीज को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। एक बार 12th के फिजिक्स के पेपर में डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछ ली थी, लिखना कुछ नहीं था। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। खत्म। आइए, अगर मैं कहता हूं कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कंपाउंड इज मोर पोलर। पोलर वो जिसमें प्लस माइनस अलग हो जाएगा, और मोर पोलर का मतलब मोर आयनिक कैरेक्टर। जिसका डाइपोल मोमेंट कम है तो हम कह देंगे कि कंपाउंड इज लेस पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है तो हम कह देंगे कंपाउंड इज नॉन पोलर। सर जो ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है वो म्यू है, यू है? ना, ये म्यू है, ये यू के आगे म्यू ऐसा कर देते हैं, ये म्यू बन जाता है। तो एक लाइन लिखिए, यहां से मुझे एक बात पता लग गई, लेस पोलर का मतलब लेस आयनिक।
नॉन पोलर में डबल कैसे कर सकते? नहीं 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 नहीं, बात करूंगा मैं, उसी पे जा रहा हूँ, अगला टॉपिक में मैं वही स्टार्ट करूंगा। पहले आप एक लाइन लिख लीजिए, डाइपोल मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। Dipole moment is a measure of ionic character in a covalent molecule. अब देखो क्या होता है बेटा, समझना। कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। इट इज लाइक कि एक लड़का है, लड़के में लड़के वाले कैरेक्टर भी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है किसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली ये कोवेलेंट कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके आयनिक कैरेक्टर के लिए दिया जाता है। कैसे 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 कहने का मतलब ये हो गया कि कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के मिलेंगे आपके पास, एक होंगे पोलर और एक होंगे नॉन पोलर। पोलर वो जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, नॉन पोलर वो जिनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं है। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे आप बात कर लो हाइड्रोजन H2 गैस, इसमें सुनना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन दोनों के पॉजिटिव सेंटर तो एक ही जगह पर है और इनका नेगेटिव सेंटर भी एक ही जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से ये जो मैंने नेगेटिव सेंटर बनाया है, नेगेटिव चार्ज बनाया है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली यहीं पर है ना। सिमेट्रिकली हम ये मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज यहां पर कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। तो ऐसे कंपाउंड जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड करता है नॉन पोलर कहलाता है। पोलर वो होगा जिसका पॉजिटिव, जैसे आप बात करो HF, अब इनका पॉजिटिव सेंटर ये हो गया, ये हो गया, ये बना दिया मैंने पॉजिटिव सेंटर, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव सेंटर एक तरफ चला जाता है, पॉजिटिव सेंटर अलग हो जाता है और इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस तैयार हो जाती है। ऐसे कंपाउंड जिनका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर अलग अलग होता है पोलर कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए। और ऐसे ही कंपाउंड आयनिक कहलाएंगे, क्योंकि आयन में क्या होता है, सोडियम प्लस अलग है, Cl माइनस अलग है, तो हम कह देंगे कंपाउंड अभी भी कोवेलेंट है बट उसमें नेचर आ गया है। कैसा नेचर आ गया, इधर देखना, HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव, इसने दे दिया है इसलिए पॉजिटिव। अब देखो कोवेलेंट में हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट में हम बात करते हैं शेयरिंग की। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के पास इक्वल राइट से होने चाहिए, बट फ्लोरीन में ताकत ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कर दिया, तो ये कोवेलेंट तो नहीं है। ये किसकी बात आ रही है, ये आती है आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंट डोनेट कर देता है, यहां पे परमानेंट नहीं हुआ बट इसकी जद से बाहर तो हो गया, इसीलिए इस पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। हम कह देंगे इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकता और ये अपने आप में एक पोलर मॉलिक्यूल है। एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड कैसा है जिसमें जो पोलर है, तो इसको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन, क्लोरीन, N2O2 ये सब हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है, बट कैसे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो हमने ये सीख लिया कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो हमारे पास नॉन पोलर होगा और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो पोलर होगा। पोलर का मतलब भी हमने समझ लिया कि प्लस माइनस थोड़ा अलग अलग हो जाए, और नॉन पोलर का मतलब दोनों एक ही जगह। अब हमें यह देखना है कि डाइपोल मोमेंट निकलता कैसे है। आइए नोट करके लिखिए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट।
म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों यही पढ़ा देता हूं, फिजिक्स में क्या होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है, वरना बाद में जाकर के बोलोगे सर उल्टा पढ़ा दिया आपने। फिजिक्स में हम कहते हैं एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है ये वाली, ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, ये रहा। फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट को हम पी से बताते हैं। बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ होती है, और इसको हम म्यू से बताते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर आ जाएगा प्लस। अब देखो दोनों उल्टे दिख रहे होंगे आपको, यहां माइनस से प्लस, यहां प्लस से माइनस। बट ध्यान रखना कैसे होता है, हमें केमिस्ट्री वाला पढ़ना है, ये हम 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हमें ये समझना है डाइपोल मूवमेंट। हम एक एक करके पता करते हैं किसका डाइपोल मूवमेंट होता है, किसका नहीं होता। पहले तो ये समझ लीजिए, जो A2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, मतलब H2, दोनों एटम एक जैसे, Cl2, O2, N2, C, ये सबका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो AB टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, वो पोलर होगा या नहीं होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट बॉन्ड तो पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल HF, HCl, H2O, ये सबके बॉन्ड पोलर है। ये देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पे क्लोरीन की ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन की ज्यादा है, और ये सारे मॉलिक्यूल पोलर भी हैं। बट मैं अभी वो मॉलिक्यूल पे नहीं जाना चाह रहा। बॉन्ड पोलर है, सब में पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड भी है और ये पोलर मॉलिक्यूल भी है। पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल। बट हर वो मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड हो, वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं अगले टॉपिक में, जल्दी कीजिए। यहां है बट ये इससे और ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। आइए अब एक एक करके एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा सारा आइडिया दे दिया। जैसे मैं बात करता हूं CO2, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। ये भी बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड। अब हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। इसके लिए डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। इसके लिए बॉन्ड के लिए डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बोथ विल कैंसल ईच अदर ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ CO2। इसका मतलब CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए
बॉन्ड कैसा है? पोलर। बट मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। लिख लीजिए। इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा नेट। ये इससे कैंसिल कर देगा, ये वाला, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये सो गए? आ रही है सर। चलिए बढ़िया। सर अगर वो डायपोल मोमेंट 0 है तो फिर पोलर कहाँ से होगा? बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नहीं। भाई इस बॉन्ड का कोई डायपोल मोमेंट है या नहीं है ये बता। है। तो पोलर है ना बॉन्ड, हाँ ठीक। ओवरऑल नहीं है। लास्ट और करा रहा हूं एक और सर अगर हमसे पूछता है कि डायपोल मोमेंट बताओ CO2 की, नहीं पूछेगा। नहीं वैसे क्या नहीं निकालते नहीं इसमें। इसमें ये बॉन्ड लाइन थोड़ा देगा आपको यार। वो केमिस्ट्री का काम है, वो फिजिक्स का काम है। चलिए और आइए। NH3 और NF3 की बातें करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्ट्रक्चर बनाई NH3 की। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है पिरामिड शेप में। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, बाकी बाद में बताता रहूंगा इसको। जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे समझ जाएंगे। और NF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, और ये इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है ऊपर की तरफ। ये याद रखना भाई। जबकि यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, और ये ऊपर होता है। आप समझिए ये तीनों, अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस बढ़ गए, यानी कि इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहां पर ये तीनों नीचे लग रहे हैं और एक ऊपर लग रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं कर सकते ये तीनों मिलकर के, इसको बैलेंस नहीं कर सकते, बट इसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। तो ये लेस पोलर है और ये मोर पोलर है। क्यों? क्योंकि सुनना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। जबकि इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम है। मैं इसको लिखवाऊंगा, पहले आप इसको बना लीजिए। अरे कोई वैक्सीन ले आए ना रशिया से, तो मेरे को भी दे देना। क्या हो गया सर? ऐसे ही यार पीने का मन कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन टेस्ट करना चाहता हूँ। मीठी लगती है, कड़वी लगती है, नमकीन है, कैसा है टेस्ट? पोलियो की तो मैं पी लेता हूँ, कोई घर में आता है ना छोटे बच्चों को पिलाने, तो मैं पी लेता हूँ। वो तो अच्छी होती है। तूने भी पी रखी है? अरे वाह भाई वाह, मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। नहीं पीते, मतलब बड़े होकर के भी पी लेते हैं। लिखिए इसमें NH3 में लिखिए डाइपोल मूवमेंट ऑफ, इस तरह से लिखिए NH बॉन्ड, बोर्ड पे देखिए इस तरह से, डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH बॉन्ड एंड डाइपोल मूवमेंट
of lone pair, dipole moment of NH bond and dipole moment lone pair are in the same direction, hence dipole moment of NH3 यानी कि अमोनिया इज मोर, उसमें लिखिए NF3 वाले में dipole moment of NF bond, dipole moment of NF bond and lone pair are in opposite direction. As shown in the figure. Hence, dipole moment of NF3 is less. जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। बात याद थी आपको, फोन है ना। चलिए एक और मैं छोटी सी चीज बता दूं कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, वो हमेशा पोलर ही होता है। कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए एक्सपीरियंस टिप। एक्सपीरियंस टिप, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो जनरली मॉलिक्यूल पोलर होंगे, आइए अब देखो मैं आपको कैसे समझा सकता हूं। आपने CO2 देखा था, कोई कार्बन के पास लोन पेयर नहीं था, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आया था। आप CCl4 देख लीजिए, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, लेकिन NH3 का डाइपोल मोमेंट आएगा क्योंकि लोन पेयर है। आप SO2 की बात कर लो, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेता हूं। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको डाइपोल मोमेंट, और कल की क्लास जो नेक्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, वो केमिस्ट्री के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो अगर आप मर भी रहे हो तो नहीं मरे, पढ़ के जाएं, पढ़ के मरे। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे। तो टाइम से आना, और जितने भी आप ये क्वेश्चन जो पढ़ाता जा रहा हूं इनके क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ करके करते जाइए, ताकि आपको डाउट क्लास के लिए ज्यादा परेशानी न हो। ठीक है, कोई बात है तो पूछ लीजिए, वरना मेरी क्लास खत्म। ओके बेटा।